जब हम किसी भी जिले के विकास की बात करते हैं तो विकास का जो पहला पायदान है उसकी जिम्मेदारी होती है उस जिले के सीडीओ के पास। तो हमारे बीच में आपके शहर के जो सीडीओ हैं वो मौजूद हैं। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री रामेश्वर सुधाकर जी को मंच पर बुलाऊंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। राजेश्वर जी, झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आपकी 3 सबसे बड़ी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और डीडी यूपी का भी धन्यवाद कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई भी सरकार की योजनाएं चल रही है और जिला प्रशासन के द्वारा जो कोई भी हमारी प्रायोरिटी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि झांसी के विकास के लिए जिला प्रशासन की जो 3 प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहले तो हम मूलभूत सुविधाओं के बारे में ज़्यादातर काम करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें आती है जिसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देन दूसरी चीज़ जो है, जैसे हम यहाँ पे बुंदेलखंड में हैं तो यहाँ पे जल संकट, जल संरक्षण रिलेटेड भी काफ़ी काम करने का स्कोप है। और आप अभी ज्ञात भी होंगे कि इस साल अल नीनो आने का भी संकट है, तो पानी का प्रभाव भी थोड़ा कम रहेगा। तो उसमें भी हम अलग अलग एनजीओ के साथ अलग अलग योजनाओं का लाभ लेके उसमें भी काम कर रहे हैं। देन तीसरा जो चीज़ है कि झांसी का जो भविष्य होने वाला है वो काफ़ी सुंदर और उज्जवल में होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यहाँ पे बीड़ा जैसा एक नया क्षेत्र डेवलप होने वाला है। देन एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, डिफेंस कॉरिडोर पे है। तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे तो या जो भी युवक हैं उनको स्किल किस तरीके से दिया जाए, तो ये सब 3 चीज़ें हमारे अभी प्रायोरिटी पे है। बिल्कुल सर, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गांव तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ जो है वो आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है मैम। जैसा कि अगर आप पिछले 15 साल का या राज्य सरकार के 9 साल देखें तो इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। अलग अलग पोर्टल के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो योजना है वह अंतिम व्यक्ति तक की पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। तो पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत जो आती है तो उसका भी एक समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक हम निस्तारण करते हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग दिन पे हमारे विभाग द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। जैसे हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन में भी लोगों की शिकायतें सुनिश्चित की जाती है कि उसका भी गुणवत्तापूर्वक तरीके से निस्तारण हो जाए। अब नए जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं उनके द्वारा भी एक अलग पहल शुरू की गई है जिसको जन संवाद की एक पहल के नाम से जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी काफ़ी सराहना की थी। तो सर स्वयं हर गुरुवार को एक जन संवाद दिवस आयोजित किया जाता है जिसमें जितनी सारी शिकायतें हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिपीटेड आ रही है तो उसको डायरेक्टली वीसी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ वीसी से जोड़ा जाता है और उसी समय पे निस्तारण किया जाता है। तो ये अलग अलग पोर्टल्स है, अलग अलग दिवस है और अलग अलग माध्यम से इसका निस्तारण किया जा रहा है। एक और बड़ी समस्या है कि जब आम आदमी, खासतौर से जो ग्रामीण लोग हैं, वो दफ्तरों में पहुंचते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, या अपनी जो शिकायतें या दिक्कतें लेकर जाते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे किस तरीके से निपट रहे हैं आप लोग? मैम, इसमें ये है कि जैसे मैं भी यूपीएससी में आने से पहले मैं भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रगल किया इस बारे में कि हमारे पास तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे बहुत सारी सुविधाएं या फिर शिकायत किस तरीके से निस्तारण होगा इसके बारे में कहा जाता है, लेकिन जब हम उस बिल्डिंग में जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि मेरी शिकायत पर्टिकुलरली किस अधिकारी के पास जाने के बाद निस्तारण होगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे एक अलग पहल की गई है जिससे लोगों को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया है कि विकास विभाग भवन में और जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे अलग अलग हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं ताकि अगर कोई भी शिकायतकर्ता आता है तो डायरेक्टली वहाँ पे हेल्प डेस्क पे जाके पहले पूछ ले कि मुझे किस अधिकारी से मिलना है और मेरी शिकायत का निस्तारण किस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे हमारे 6 डेस्क विकास भवन में है और लगभग 4 डेस्क जो है वो कलेक्ट्रेट में भी लगे हुए हैं।
अब हमने इस डेस्क का चयन किस तरीके से किया, तो हमने पहले तो पूरे 1 साल का डाटा लिया, तो उसमें किस विभाग की शिकायतें सबसे ज़्यादा आती है वो किया। तो उसी पटल को हमने जो मतलब कर्मचारी है उसको प्रॉपर ट्रेन करके वहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले तो वो जहाँ जाके अपनी शिकायत साझा कर सकता है और अधिकारियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आगे जाके हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बिकॉज बुंदेलखंड से झांसी इतना बड़ा जनपद है कि कहीं कहीं लोग तो 60-60, 70-70 किलोमीटर से ट्रैवल करके आते हैं, तो उनका लगभग 2-2.5 घंटा प्रतिदिन का चला जाता है। तो ये जो पहल है हम विकास खंड स्तर तक या तहसील लेवल तक ले जाने का प्रयास है। मैं चाहूंगी जहां भी आपको लगे तालियां जरूर बजाइएगा। आप ही के ज़िले की बात हो रही, आपके सीडीओ यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ। सर, बीडा की बात करें, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर, इसमें जो युवा हैं, ग्रामीण युवा हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ने को लेकर क्या किया जा रहा है? मैं सबको बताना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है वो झांसी के लिए काफ़ी अच्छा समय होने वाला है, भविष्य काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करूं, तो बीडा लगभग 56,000 एकड़ में एक टाउनशिप बन रही है। आप सभी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में तो सुना ही होगा। उसको भी यहाँ तक का रूप लेने में लगभग 30-40 साल लगे थे। तो अगर हम उसी स्पेस पे भी मान ले तो ये काफ़ी उससे 2 गुना बड़ा क्षेत्र है। और डिफेंस कॉरिडोर में भी लगभग अभी सेकेंड फेज़ का भी काम चल रहा है। तो मैम, अगर हम स्टार्टिंग से देखा जाए कि जैसे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से लेके जो युवक होता है वहाँ तक क्या क्या काम हो रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है, जिससे बच्चों को एकदम जब वो स्कूल में जाता है तब से लेके टेक फ्रेंडली हो जाए। देन उसके बाद हमारे स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जितनी सारी अभी नई नई योजनाएं हैं या नई नई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे स्कूलों में हमने सुमन जैसे रोबोट्स डेवलप किए थे जो मात्र 3,000 के शुल्क पे उपलब्ध कराए गए थे और उसको फोर्ब्स ने भी प्रशंसा की है। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो आदरणीय सीओ बीडा जो है उनके द्वारा नोएडा में भी बात चल रही है। तो अभी प्राइमरी तौर पे हम कुछ बच्चों को या कुछ युवकों को वहाँ पे जाके ट्रेन कराएंगे और उसके बाद हमारा प्रयास ये भी है कि एक बड़े स्केल पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बीडा क्षेत्र में खुले। देन बहुत सारे विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो गया है और यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी मांग होती है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे खोलने का प्रयास जारी है। तो मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से यहाँ के युवकों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। सर, एसएसजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी आय को बढ़ाने को लेके किस मॉडल पे काम किया जा रहा है? अगर हम स्वयं सहायता समूहों की जब बात करते हैं तब हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी नारी शक्ति के बारे में हमेशा जिक्र किया जाता है। एक आधी आबादी है जिसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर इसमें एक पेरिफेरल, एक ओवरऑल अगर लुक देखें हम कि पूरे जनपद में क्या हो रहा है, तो लगभग हमारे जनपद में 8,500 से ज़्यादा समूह हैं। उसमें लगभग अभी 1,20,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और अभी तक लगभग हम 20,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर मैं इसमें बताना चाहूँ मैम, तो बुंदेलखंड में गौवंशों की काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी सारी गौशाला भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गौशाला को एक आधार बिंदु बना के बहुत सारे ब्लॉक्स है जहाँ पे गोबर से पेंट भी बनाया जाता है। वो काफ़ी नेचुरल है और वो पेंट जो है एक तो नेचुरल होने के साथ साथ एक ठंडाक भी घर को प्रोवाइड करता है। देन कैटल फीड जो होता है वो देने के लिए भी कुछ समूह हमारे ऐसे हैं जो कैटल फीड का भी प्रोडक्शन करते हैं। देन पुष्टाहार को लेके हमारे 2 ऐसे समूह हैं, भोजला में और एक बड़ा गांव में है। तो वहाँ पे भी जो THR के प्लांट्स हैं वो स्वयं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। देन यहाँ पे जब मैं आया था तब यहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, चितेरी आर्ट, तो उस पर हमने देखा तो वो काफ़ी अच्छा था। एंड देन यहाँ पे एक लेडी है प्रतीक्षा डोंगरे शायद उनका नाम है, तो उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। माननीय सांसद जी द्वारा भी उनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। तो चितेरी आर्ट का गमछा का प्रोडक्शन अब यहाँ पे किया जा रहा है।
तो हम चाहते हैं कि उसी को हम आगे जाके बड़े लेवल पे जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से गमछे पहने जाते हैं तो उसका भी हम काम करेंगे। और उसके बाद ड्रोन दीदी का भी कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी योजनाएं के माध्यम से हम समूह की महिलाओं को जोड़ रहे हैं और उनको आय वर्जित करने के लिए काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ती है, इंसान तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन पशु अपनी ये व्यवस्था नहीं कर पाते और पशुओं को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो उन पशुओं के लिए क्या किया जा रहा है, क्या काम किए जा चुके हैं और आगे क्या सोचा जा रहा है उनको लेकर? जैसा कि मैम आपने सही कहा कि मनुष्य होने के नाते हम अपनी सुविधा तो कर लेते हैं, लेकिन एक पशु के बारे में जब हम सोचते हैं, पहले तो यहाँ पे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा थी, तो वहाँ पे गर्मी के समय पे मैम इन लोगों को पशुओं को बाहर छोड़ा जाता था। तो भीषण गर्मी होती थी तो वो अपने सर्वाइवल पे थे, बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी, छूटा पशु की भी शिकायतें आती थी। सबसे पहले तो हमने ये किया कि जो टीन शेड्स थे उसमें काफ़ी गर्मी होने के कारण वो काफ़ी तप जाते हैं। तो हमने एक नवाचार के रूप में ये किया कि जो पुआल होता है, जो खरपतवार होता है, जो सूखा हुआ चारा, तो उसका एक लगभग आधे फीट का एक लेयर हमने तैयार किया और उसके अंदर छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स डाल दिए ताकि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसमें पानी चला जाता रहे और एक नमी बनी रहे, जैसे कि हम अपने कूलर्स में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आता है। मान लीजिए कि 6-7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद जो गौशाला बनी है हमारी, उसमें पहले यहाँ पे ताड़पत्री यूज़ की जाती थी जो हरे कलर की होती थी, लेकिन बाद में हमने ये किया कि जो जूट बैग्स होते हैं उसमें नमी बनी रहती है और प्रॉपर तरीके से हर एक गौशाला के जो गौसेवक हैं, तो प्रधानों को भी हमने वीसी के माध्यम से ट्रेन किया कि कितना फीट ऊपर छोड़ना है, कितना फीट नीचे छोड़ना है। देन स्प्रिंकलर्स की भी व्यवस्था की एंड देन पानी का जो यहाँ पे टैंक होता है वो भी थोड़ा सा ये है कि गर्मी में काफ़ी पानी तप जाता है। हम आदमी होने के नाते भी थोड़ा सा भी अगर गर्म पानी हो तो पीते नहीं, वो तो पशु है, वो तो बोल भी नहीं सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको भी कवर करें ताकि एक टेम्परेचर भी कम हो जाए और ठंडा पानी रहे। 261 गौशालाएँ ऐसी है जहाँ पे हमने डायरेक्टली किसानों के साथ, ताकि किसानों की भी आमदनी बढ़े और गाय को भी हरा चारा का पर्याप्त सुविधा रहे, इसलिए 261 किसानों के साथ हमने अनुबंध किया है। और मुझे लगता है कि जुलाई एंड या अगस्त से उसका हरे चारे का प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाएगा। अभी कुछ गौशाला में आ भी रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा मैम। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और अगर झांसी मंडल की बात की जाए तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं। यहाँ के गांव के लोगों को आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या काम हो रहे हैं? अगर मैं इसमें कहना चाहूँ तो हमेशा हम सुनते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट है ये महात्मा गांधी जी के टाइम से चला आ रहा है और इसको अभी फ़िलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर समय इस पे जोर दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे भारत एक ग्लोबल पावर बनते जाएगा, आत्मनिर्भरता भी होना काफ़ी ज़रूरी है। जब हम अगर इसी प्रोग्राम का अगर हम जिक्र करें कि जब हम 1 ट्रिलियन की बात करते हैं तब पहले तो बस भारत देश के बारे में बात होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा इस कंसेप्ट को स्टेट पे और अब जिले पे लेके आ गए। सबसे पहले तो अगर मैडम मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो अगर बीड़ा क्षेत्र का हम उदाहरण ले लें तो लगभग यहाँ पे 32 या 33 गांव ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली लाभ पहुँच जाएगा और उसके पेरिफेरल में अगर हम एक गांव के साइड में 2 गांव भी मान लें तो लगभग ये 70 से 80 गाँव को आत्मनिर्भर बना सकता है। बिकॉज जो कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी, जो कोई भी उद्योग यहाँ पे करेगी तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वहाँ के युवक, वहाँ के लोगों को मिलने वाला है। देन सबसे दूसरा बड़ा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसका लगभग अभी 60% का लैंड एक्विजिशन हो गया है, लिंक एक्सप्रेसवे, जो झांसी को बुंदेलखंड लिंक जो एक्सप्रेसवे उसके साथ लिंक करेगा। तो लगभग इससे 59 गाँवों को फ़ायदा डायरेक्टली पहुँचेगा। बिकॉज अगर रोड बनेगा तो रोड के साइड में लॉजिस्टिक पार्क्स आएंगे, कंपनियाँ आएंगी। और ये तो ज्ञात है कि जब जैसे आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखा, फिर अभी पूर्वांचल है, तो वो बनने के बाद गाँव को ही उसका फ़ायदा ज़्यादा मिला है। देन उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर है। देन आत्मनिर्भरता की बात करते तब हम छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन मैं गौर कराना चाहूँगा, आप सभी का ध्यान भी इस और आकर्षित कराना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी पहले पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी
अभी मैं मानता हूं कि सभी जगह पे तो अच्छी तरीके से स्कीम्स आने में थोड़ा और 4-5 महीने भी लग जाएगा। टोटल 10 यहाँ पे स्कीम्स चल रहे हैं, उसमें से 7 क्रियान्वित है, लेकिन 3 गरोटा क्षेत्र वाली है जिस पे अभी लगभग दिसंबर तक हो सकता है कि वहाँ पे काम हो जाए। तो हर घर तक जल पहुँचाना, तो ये उस हाउस होल्ड की एक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। जितने सारे गांव हैं, हमने ये प्रयास किया है कि एक सैचुरेशन मॉडल अपनाया जाए। आदरणीय कमिश्नर सर द्वारा भी एक संतृप्तिकरण का भी अभियान यहाँ पे चलाया गया था, तो उसमें भी हर एक ब्लॉक से 10-10 गांव हमने उठाए थे, जिसमें हर एक व्यक्ति को हर एक स्कीम से संतृप्त कराना था कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना। देन जीरो पावर्टी में भी हमने लगभग हर एक गांव से 25 ऐसे परिवार ढूंढे हैं जिनको हर एक स्कीम से संतृप्त कराना है ताकि उनकी आत्मनिर्भरता बने। तो ये अलग अलग स्कीम से अलग अलग परियोजना है जिसके माध्यम से हमेशा जिला प्रशासन और सरकार गांव की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में तत्पर है। मैडम सर देखिए, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान होना बेहद मुश्किल है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार और प्रशासन का काम है कि उन मुश्किलों से राहत उन्हें दिलाई जाए। और सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिलता है। तो इसको लेकर किस तरह काम हो रहा है, अगर हम झांसी की बात करें? ये काफ़ी अच्छा और मेरे तो काफ़ी दिल के पास वाला सवाल है, बिकॉज़ मैं भी जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पे भी किसानी की जाती है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जब हम बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं, एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो राहत विभाग की तरफ से भी इनको मदद की जाती है, उनके कुछ सेट पैरामीटर्स है, और दूसरा एक होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है उनके माध्यम से भी इनको मुआवजा दिया जाता है। तो हमने इसमें ये किया है कि एक प्रॉपर एक आसान भाषा में हमारे किसान भाइयों को समझे, इस तरीके से एक पैम्पलेट का डिज़ाइन किया है कि राहत के अगर माध्यम से आपको मुआवजा लेना है तो उसमें क्या करना है। मतलब मान लीजिए कि जैसे राहत में जो मुआवजा है वो 33% अगर आपका 33% का अगर फसल हानि हुई है तब मिलता है। लेकिन जो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्राइवेट कंपनी से अगर आप बीमा कराते हैं तो उसमें जितना आपकी हानि हुई उसके बेसिस पे आपको मिलता है। तो इसका क्लियर कट जो डिफरेंसेस है किस तरीके से आप करेंगे, इसका एक आसान भाषा में हमने एक पैम्पलेट तैयार किया है। और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, समय समय पर हेल्प डेस्क के माध्यम से या बीडीओ के माध्यम से या जिलाधिकारी द्वारा या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये रैलियोज़ में इसका प्रचार प्रसार भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो फसल बीमा के रिलेटेड हो गया। देन फिर एक अच्छा काम यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो इक्री साइट के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो ये सभी स्कीमें मिला के मुझे लगता है कि आने वाले समय पे हम किसानों की जो समस्या है वो कुछ हद तक तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, झांसी एक ग्रामीण इलाका है, इसलिए मेरा अगला सवाल भी किसानों से ही जुड़ा हुआ है कि जो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता है वो बनी रहे, इसको लेकर किन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैडम तो जो वर्षा की मात्रा है ये काफ़ी कम है और ज़्यादातर खेती यहाँ पे जो है वो वर्षा आधारित ही खेती है। अब इसमें सरकार की तो अहम भूमिका है, नो डाउट, उसमें हम काम कर ही रहे हैं। जैसे मनरेगा जो पहले थी, जब अभी वीबी जी राम जी बनी है तो वो 1 जुलाई से हम उसका क्रियान्वयन स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में एक विस्तृत कार्य योजना हमने बनाई है यहाँ पे और वो मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है। तो जिसके माध्यम से जो सोकपिट का निर्माण हो, छोटे छोटे चेक डैम्स हो वो बनाना, देन जो हमने अमृत सरोवर बनाए थे तो उसमें तालाबों का गहरीकरण करना, उसकी स्वच्छता करना, जो नाले पहले से बने हैं उसकी भी खुदाई करना, उसकी भी स्वच्छता करना, ये तो हम वीबी जी राम जी के माध्यम से करेंगे। तो इस हिसाब से प्रशासन है, गांव वाले हैं, जन समुदाय है, एनजीओज़ हैं, इन सभी से मिलके हमारा प्रयास हमेशा यही है कि जल संरक्षण किस तरीके से किया जाए। अगर इसमें मैं अगर कहना चाहूँगा तो कृषकों की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी हुआ है। जैसे कि पहले खरीफ सीज़न में कुछ अलग टाइप की फसलें ली जाती थी, अब मूंगफली की फसल ली जा रही है। दिन श्री अन्न के बारे में भी यहाँ पे अच्छा खासा काम हुआ है। एफपीओस को भी हमने थोड़ा सा अवेयर किया है। तुलसी की भी खेती यहाँ पे ज़्यादा हो रही है मैम। सर अगर इस समय की बात करें तो मल्टीटास्किंग का ज़माना है। पारंपरिक खेती तो किसान करते ही हैं, पर उसके साथ साथ अन्य फसलों
पर भी काम किया जाए, किसानों की आय भी बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है? इसमें जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, तो इसमें अगर हम देखें तो अच्छा काम अगर माने तो यहाँ पे एफपीओ का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो बहुत सारे फार्मर्स को एफपीओ के माध्यम से जोड़ा गया है। लगभग 3,500 फार्मर्स तुलसी की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग वो 2.5 से 3,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ही एरिया है। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में देखा जाए तो श्री अन्न जो मैं बात कर रहा था, अगर आप झांसी में जाएंगे तो एक मिलेट कैफ़े खुला है। तो उसमें हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। हमें पहले तो डर था कि लोग इसको पसंद करेंगे या ना करेंगे, लेकिन हमेशा वहाँ पे भीड़ जमी रहती है। और उस श्री अन्न के माध्यम से एक तो हम लोगों की भी सेवा कर पा रहे हैं, बिकॉज न्यूट्रिशियस थोड़ा सा उनको ज़्यादा मिलता है, और समूह की महिलाएं उसको चला रही है। तो दोनों सिरों से हम उसको एड्रेस कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सफल प्रयोग भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरीके के मॉडल और झांसी में खोले जाए और ब्लॉक लेवल पे भी इसको खोला जाना चाहिए। झांसी में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन किया जाता है और जिसकी एमएसपी भी सबसे ज़्यादा है। लगभग 7,500 रुपये का एमएसपी उनको मिलता है। और हम अभी चाहते हैं कि जैसे रक्सा टाइप एरिया में अभी तो हमने मूंगफली का प्रोडक्शन किया है, लेकिन उनकी आय और अगर हमें बढ़ानी हो तो मात्र भारत सरकार या प्रदेश सरकार की ओर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। हमें थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जैसे कि अगर मूंगफली डायरेक्टली आप मार्केट में बेचेंगे तो हो सकता है कि 7,500 रुपये आपको मिल जाए, लेकिन उसी मूंगफली का अगर एक प्लांट लगा के उसका तेल निकाला जाए और वही जो प्लांट है हम समूह के महिला के माध्यम से अगर चलाएं तो उसका जो पैसा है और ज़्यादा मिल सकता है, रोज़गार भी पैदा होगा और पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा आने वाले टाइम में यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ खोले, कोल्ड स्टोरेज खोले। देन उसके बाद अगर किसानों की बात करें तो कुछ अवश्य ऐसे उदाहरण हैं जो आपने कहा कि मल्टीटास्किंग के बारे में, तो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न हो गया या अलग अलग तरीके की खेती करना। इसमें यहाँ पे एक काफ़ी फेमस एक लल्ला मॉडल भी है जो अवधेश सिंह प्रताप द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की है और प्रमुख सचिव एसीएस सर सभी लोग आके यहाँ पे उनके खेत पे गए थे। मैं स्वयं खुद उनके खेत पे गया था। गौशाला आधारित वो खेती करते हैं, तो गौशाला का हर एक प्रोडक्ट वो किस तरीके से जैसे प्राकृतिक खेती हो जाए तो उसके के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि रासायनिक खादों का वो उपयोग कम कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिव भी काफ़ी अच्छी है। तो ये ऐसे रोल मॉडल्स है हमारे पास है। अगर हम इसको और मल्टीप्लाई कर पाए तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान हो सकता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना सीएम योगी की प्राथमिकता है। अब यहाँ पर इसको लेकर कैसे काम किया जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षित युवक जो है वही आर्थिक तौर पर झांसी को मजबूत भी बना सकता है। करेक्ट, आपने एकदम सही कहा। और शिक्षा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम बीड़ा की बात करते हैं, डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा एक गुणवत्तापूर्वक और समायोजित शिक्षा के ऊपर काफ़ी भर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झांसी जनपद में जितने सारे हमारे 1150 के आसपास स्कूल्स हैं, सभी को मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी पैरामीटर्स हमारे पूरे हैं। लगभग 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है, वो भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे एक अलग नवाचार भी किया जा रहा है कि जो हमारे मशरूम है, मशरूम भी खिलाया जाए बच्चों को, ताकि उनकी एक न्यूट्रिशियस फूड मिलने के साथ साथ उनकी शिक्षा में भी काम मतलब वृद्धि हो जाए। देन अगर हम देखें अगर शिक्षा की जब हम बात करते हैं तब जो डीआईओएस की जो जिम्मेदारी अहम होती है, जैसे प्रोजेक्ट अलंकार हो जाए, नवीन विद्यालय हो जाए, तो उसमें भी लगभग हमारे पास अभी पिछले 3 साल में 17 विद्यालय का उच्चरीकरण और नवीनीकरण हुआ था। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्मार्ट क्लासेस का यूज़ हो गया, फिर सीएसएफ जो सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। तो इन सभी के माध्यम से हम ये सुनिश्चित ज़रूर कर रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है, गुणवत्ता का स्तर, वो हमेशा अच्छा रहे, बढ़ता रहे और युवकों को इससे फ़ायदा मिले। सर, किसी भी सिस्टम की जवाबदेही तय होना ज़रूरी है। सड़क बन जाती है, टूट गई या उसमें गड्ढे हो गए, अब इसकी निगरानी कौन करता है और क्या अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उसके बाद क्या, अगर सड़क ठीक से बनी ही नहीं है तो? डेफिनेटली इसमें ये तो कॉमन शिकायत आती रहती है।
लेकिन जनपद स्तर से इसका निराकरण भी किया जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को समझें तो प्रदेश सरकार के ऐसे कुछ पोर्टल्स हैं शिकायत करने के लिए। तो जैसे IGRS हो गया, CM हेल्पलाइन है, तो उसमें आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर हम खास करके जनपद लेवल पे बात करें तो हम इसमें पहला तो मुद्दा है कि जो जनता दर्शन हम करते हैं उसमें भी काफ़ी शिकायतें आती है। तो जैसे ही कोई शिकायत का संज्ञान लिया जाता है तब एक कमेटी हम स्थापित करते हैं, उसको 15 दिन का समय देते हैं। अब खास करके जब अपने गांव की बात करी, सड़कों की बात करी, तो इसमें DRDA विभाग जो है ग्रामीण अभियंत्रण के अंडर ज़्यादातर काम आते हैं और उसका मुखिया के रूप में CDO को ही नामित किया जाता है। तब हमने यहाँ पे एक इंश्योर किया था कि अगर कोई भी काम अगर बन रहा है गांव में, अगर उसकी गुणवत्ता ठीक से नहीं है तो एक विशेष टीम द्वारा उसकी जांच की जाएगी। तो हमने ये सोचा कि कम से कम आप 3 इंडिपेंडेंट लोगों से भी पूछताछ करें कि ये जो काम हुआ है उसकी गुणवत्ता सही है नहीं है। तो ये तो हो गया कि जब निर्माण कार्य चल रहा है तब क्या हम स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई शिकायत आती है, रोड खराब है, तो ये सुनिश्चित डेफिनेटली जिला स्तर से किया जाता है कि संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल में वहाँ पे भेजा जाए और जो कोई भी काम में कमी रही है उसको तत्काल रूप से ठीक किया जाए। 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और उसके बाद एक नई रिपोर्ट लगाई जाए नए फोटोग्राफ्स, वीडियोस के माध्यम से। और इसमें हमने देखा है कि मैं स्वयं 2-3 जगह पे गया था, मुझे शिकायत आई थी, तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जाने के बाद 7 दिन का जब आप समय देते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं, तो काफ़ी सुधार आता है उसमें। रामेश्वर सुधाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैडम।